Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is a video for 10th class social science subject economics. जो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने किया था 40 नंबर चैप्टर का द इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग, जो आज का हमारा जो सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमारे सेक्टर कितने हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शरी सेक्टर, जो जिनसे हमें क्या इकोनॉमी हमारी प्रोड्यूस होती है। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले जीडीपी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के अंदर कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है। एग्जाम के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए जीडीपी का मीन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये इनके अंदर देखो डिफरेंस ये है कि देखो जीडीपी के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी होता है the total value of the total monetary value of all the final goods, all the final goods within a national boundary। देखिए कुछ ऐसे देखो, जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो होती है ऑल द फाइनल गुड्स की, सब फाइनल गुड्स की जो भी वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है ऑल द फाइनल गुड्स की विद इन ए नेशनल बाउंड्री। मींस नेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो हमारे इंडिया के अंदर टाटा की कोई कार बनाई जाती है, टाटा की कार को हम ही खरीदते हैं, तो हम खरीदते हैं तो उनको क्या देते हैं, करेंसी देते हैं। तो करेंसी को मॉनेटरी वैल्यू बोला जाता है, मतलब मनी को बोला जाता है। और वो हमने जो गुड्स थे उनको खरीदा, उसके बदले में हमें टोटल मॉनेटरी वैल्यू मिली, और वो हमारी नेशनल बाउंड्री के अंदर ही वो जो सामान बनता है, और इसलिए नेशनल बाउंड्री के अंदर जो सामान बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब एनडीपी में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बोलते हैं। देखिए जब जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ का यानी कि रेट है वो घट जाता है आफ्टर द 2 years और 3 years। लाइक दैट आपने कोई टाटा की कार खरीदी और 2 या 3 years बाद में यू वांट टू सेल दैट पर्टिकुलर कार, देन यू हैव टू जो आपको पैसे हैं वो कम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मीन्स डिडक्शन हो जाएगा किसमें, प्राइस में। प्राइस में क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। तो डिडक्शन होगा तो क्यों होगा, बिकॉज आपकी कार में इंजन है वो पुराना हुआ है, आपके टायर भी घिसे हैं, बहुत सारे इंजन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई है टायर घिसने से, मतलब कि उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब घिसावट आई है, मतलब चेंजेज आए हैं उसके अंदर। इस वजह से क्या है, उसका प्राइस है जैसे 10 लाख है तो वो 7 या 8 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाता है। तो वो जो 3 लाख रुपए कम होकर जो 7 लाख मिलता है, क्योंकि 10 लाख वैल्यू तो उस कार की पहले ही मिल चुकी है, ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो जो वैल्यू है 7 लाख रुपए वो उस पर्सन को नहीं जाएगी जिससे उसने कार खरीदी थी। जो बंदा खुद अब वो कार ओन कर रहा है, सेकंड पर्सन जो है उसको बेच रहा है, उसको फर्स्ट पर्सन को उसको ओन कर देगा। तो 7 लाख रुपये जो है वो एनडीपी कहलाएगी, वो जीडीपी रेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एक कार की वैल्यू बार बार रुपीज़ में कन्वर्ट होके वो बार बार जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है, उसको फिर एनडीपी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मींस एनडीपी का मतलब क्या हो गया, इन डिडक्शन इन द प्राइस आफ्टर द परचेजिंग द थिंग्स इन द 2 years और 3 years यूज एंड द डिडक्शन इन द प्राइस हैज़ बीन डन थ्रू, और उसके बाद में उसको बेचा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनडीपी। तो ये डिफरेंस है। जीडीपी तो डायरेक्ट सेल वैल्यू होती है कि अपने चीज़ को मार्केट में इंडिया में बनी उसको बेच दिया आपने और अपने उसको खरीद लिया, और वो क्या हो गया, हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट भी हो गया और वो टोटल हमारी मॉनेटरी वैल्यू भी आ गई। एनडीपी में क्या है कि जब वो चीज़ पुरानी होने के बाद आप उसे बेचते हैं तो वो एनडीपी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी और एनडीपी के अंदर डिफरेंस। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जीएनपी और एनएनपी। देखो सेम ही बात है, जीएनपी के अंदर होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी में डिफरेंस यही होता है कि ये विद इन द बाउंड्री ना होकर अदर स्टेट कंट्रीज के अंदर भी ये अलाउ होता है। लाइक कहने का मतलब है जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि जीडीपी है, प्लस में फॉरेन प्रोडक्ट, फॉरेन यानी कि वैल्यू भी अपने इसमें इंक्लूड कर दी जाती है, मतलब फॉरेन के अंदर भी ये सेल होती है चीज़ें। कहने का मतलब जो चीज़ हमारे इंडिया के अंदर बनी है
और उसको फॉरेन कंट्री के अंदर भी सेल किया जा रहा है, उसको खरीदा, यानी कि वो जो अदर फॉरेन कंट्री के लोग हैं उसको खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है वो जीडीपी प्लस फॉरेन वैल्यू में निकाल के उसको जीडीपी में इंक्लूड ना करके उसको जीएनपी में इंक्लूड किया जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। लाइक दैट मैंने अभी आपको बताया था। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि बजाज की कोई बाइक से, बजाज की बाइक एक मलेशिया के अंदर बिक रही है, मलेशिया में वो बाइक बिक रही है, तो अपने को वो जीडीपी रेट का जो वैल्यू है वो अपने को फॉरेन कंट्री में भी मिल रहा है। देखो फॉरेन कंट्री में बेचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेन कंट्री में बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो उस चीज़ की वैल्यू है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी गुड्स की ऐसा लगना चाहिए कि उसके अंदर वो प्रेशियस है। कहने का मतलब कोई अगर अदर कंट्री के लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इंजन स्मूथ है, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है वो मलेशिया के अंदर बिक रही है तो वो जीएनपी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बेचा जाएगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट विद नॉट विद इन द नेशनल बाउंड्री, मतलब टोटल यानी कि जो लिमिटेशन नहीं है कंट्री के अंदर ही, वो क्या है अदर कंट्री जो ऑल्सो उसके अंदर भी सेल की जाती है, उसके बाद में जो हमें टोटल वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं जीएनपी। अब आ गया हमारा एनएनपी, तो इसका अंदर की सेम ही बात है जैसे हमने अभी थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको इजी से समझ आ जाएगा। देखिए जीडीपी में से जब डिडक्शन कर दिया था प्राइस को तो वो अब हमारी एनडीपी आ गई थी, अब जीएनपी के अंदर से हम डिडक्शन कर देंगे, एनएनपी हमारी निकल जाएगी। कहने का मतलब है अब जीडीपी प्लस जीएनपी माइनस डिडक्शन या डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन। देखिए इन दोनों का प्राइस जो होता है, जैसे मान लो चीज़ बनी इंडिया में, उसको फॉरेन कंट्री में बेचा गया, फॉरेन कंट्री वाले ने उसको 2 साल यूज़ किया, उसके बाद में क्या हुआ उसके अंदर डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन के बाद में प्राइस के अंदर क्या हो गया डिडक्शन हो गया, उसको फिर खरीद लिया गया। लेकिन इसके अंदर क्या है, डिडक्शन होने के बाद उसको कोई क्यों खरीदेगा, मैंने आपको बताया था बिल्ड क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती है, तब जाके वो बेची जाती है। तो ये हमारा डिफरेंस है। सबसे पहले आपको बताया जीडीपी और फिर एनडीपी और जीएनपी और एनएनपी के अंदर डिफरेंस है। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी में से क्या जब वो डिडक्शन हो जाता है तो एनडीपी निकल जाती है, जीएनपी में से जब एनएनपी निकालनी है तो हमें डिडक्शन कर दिया जाता है प्राइस में जो भी यूज़ के बाद में, तो उसे हम कहते हैं एनएनपी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये डिफरेंस है। इसके बाद में हम बात करते हैं मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट क्या होती है, देखिए मॉनेटरी यूनिट का मतलब समझते हैं। मॉनेटरी यूनिट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि करेंसी को बोलते हैं। मॉनेटरी यूनिट मीन्स करेंसी, मतलब करेंसी जो हमारे देश की करेंसी है, जो सिंबल है हमारे देश का करेंसी जो हमारी, तो उसको ही हम मॉनेटरी वैल्यू है उसके अंदर माना जाता है, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू ही मान लेते हैं। मतलब कि जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो हमारी करेंसी ही होती है, जो हमें हम कोई भी चीज़ है उसको प्रोडक्ट को जो इंडिया में बना है उसको खरीदते हैं तो उसके बाद में हमें क्या मिल जाती है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू मिल जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी वैल्यू के बाद में पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम का पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। पर कैपिटा इनकम का मीन्स होता है एक सिंगल पर्सन की कितनी इनकम है, सैलरी कितनी है, उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है कि एक पर्सन कितने रुपए कमाता है, एवरेज जो है एनुअल इनकम कितनी है। तो अपने बात करें तो हमारी पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है अभी एस्टिमेट में बात करें तो काफ़ी बढ़ गई है, $1590 हो गई है। तो इसका मीन है कि हमारी जो सैलरी लगभग 1,12,000 के आसपास है, 1.12 लाख के आसपास हमारी जो सैलरी है एनुअल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है जो एनुअल इनकम। पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम, यानी कि जो टोटल नेशनल इनकम है, टोटल नेशनल इनकम में से जब पॉपुलेशन को अपने डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो निकल आएगी। द इनकम विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नेशनल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। मीन्स पर कैपिटा इनकम को हम क्या है, टोटल इनकम के अंदर से जो टोटल पॉपुलेशन होती है वहाँ के उसके अंदर से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम है वो आ जाएगी। तो उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है जी, ये हो गया हमारी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बाद में हमारा है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, देखिए पॉपुलेशन चेंज का क्या मीन है। 7 नंबर टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन चेंज। देखो इस चैप्टर में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही रिपीट यानी कि करने हैं और इसको आप नोट्स बना सकते हो, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करने की भी जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन चेंज का क्या मीन होता है, देखो पॉपुलेशन चेंज का मीन है कि इन ए पर्टिकुलर एरिया on a particular time period, on a particular time period, the population
इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज। देखिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, देखिए क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब होता है 10 साल, क्योंकि सेंसस आफ्टर 10 ईयर्स वो सेंसस होता है इंडिया के अंदर। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर प्लेस पे जब उस 10 ईयर्स में पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट होती है, यानी इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन चेंज। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी देश की इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स सैलरी है वो बढ़ने लगती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है, तो वो अपने आप में क्या हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीन क्या है कि जब हमारे देश की इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है, रैपिडली इंक्रीज होने लगती है, उसमें इंक्रीमेंट आने लगता है, सैलरी बढ़ने लगती है किसी की, और पर कैपिटा इनकम में वो ग्रो होने लगती है, तो हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अब आगे हमारी कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होती है, देखिए देखो कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब है जो डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, जिसको सस्टेनेबल, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। सस्टेन जैसे कि कंटिन्यूसली सस्टेनेबल, और उसके बाद में इसको कॉन्स्टेंटली भी बोलते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट होती है इसके अंदर क्या होती है, विदाउट थिंकिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचे बिना अपने क्या है एफर्ट करते हैं, एंड डू द एफर्ट एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटा सा लिख रहा हूँ, आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब है कि अपने कंटिन्यू वर्क करते हैं, और वो वर्क करते हैं प्रेजेंट के बारे में सोचे बिना, फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रखा जाए, हमारे इकोनॉमिक टारगेट को कंप्लीट किया जाए, जिससे फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसके जो एम्स है अपने को फुलफिल कर सके। तो वो होती है हमारी कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अब आगे हमारी असिमिलेटेड डेवलपमेंट। देखिए असिमिलेटेड डेवलपमेंट क्या होती है, असिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब होता है देयर हैव नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस ना किया जाए, देयर हैव नो डिफरेंस असिमिलेटेड में, किसके अकॉर्डिंग ना हो, अकॉर्डिंग टू द कास्ट। और क्रीड और कलर बेस पे, किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबके साथ में सेम काइंड ऑफ बिहेव किया जाए। इकोनॉमिक बेस पे, चाहे वो कोई पुअर है चाहे वो कोई रिच कैटेगरी का है, सबको क्या है असिमिलेटेड डेवलपमेंट में क्या सबको मौका मिले, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू डू देयर वर्क, और उनको टारगेट है उनको अचीव कर सके। तो वो होती है हमारी असिमिलेटेड डेवलपमेंट। फिर आ गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि ह्यूमन जो होता है वो अपने तरीके से, यानी कि जो चीज़ों को करता है और अपने लिए डेवलपमेंट करता है। मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी बड़े 3 चीज़ इसके अंदर फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर जो होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कि HDI रेट जो है उस पर हम 134 नंबर पे एट प्रेजेंट, हमारी 134th रैंक है हमारी, एट प्रेजेंट हम 134th पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर देखो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन तो होना ही चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, और इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। देखो ये 3 फैक्टर हैं, इन 3 फैक्टर पे हमारे देश की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कंप्लीट होता है। नॉर्वे जो फर्स्ट नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सेकंड नंबर पे, आई थिंक 3rd नंबर पे है। तो ये देखिए ये रीजन है, देखिए एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ भी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, और इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए। उन 3 बेसिस पे के हमारे देश की HDI रेट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो निकाला जाता है। अब है 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान क्या होता है, ऐसे प्लान जिनको टारगेट को अचीव करने के लिए, कि उस टारगेट को अचीव करना है हमें और उसको यानी कि कंप्लीट करना है किसी भी, जैसे मान लो कि कोई हमारे देश में यानी कि पॉवर्टी है, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, उन टारगेट को देखते हुए कि क्या प्रॉब्लम है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है या पॉवर्टी हो रही है, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवाया जाए, पॉवर्टी को दूर कैसे किया जाए, पर कैपिटा इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो ये टारगेट सेट किए जाते हैं,
प्री प्लान थिंग्स होती हैं, टारगेट को सेट किया जाता है, सेट आउट किया जाता है फॉर द इंक्रीमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। जो हमारे देश में अभी तक 30 नंबर 5 ईयर प्लान चल रहा है, 12 5 ईयर प्लान हो चुके हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है उसको, उसमें ही 5 ईयर प्लान अपना होता है। 2017 1 अप्रैल से लेकर 2022 31 मार्च तक जो हमारा 13 5 ईयर प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा 5 ईयर प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान वो कंप्लीट नहीं हो पाया था टेन्यूर से, क्योंकि 1971 के अंदर हमारा वॉर हो गया था, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। तो ये हो गया हमारा 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट हमारा हो गया CSO। CSO का फुल फॉर्म होता है जी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करता है, इसको सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो हमारी नेशनल इनकम थी, आपको मैं बताया तो नेशनल इनकम को फर्स्टली कैलकुलेट करने का जो श्रेय है वो जाता है दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने 1868 के अंदर दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने फर्स्टली नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था 1868 के अंदर। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1949 के अंदर जो है PC महालनोबिस एक पर्सन हुए थे, PC महालनोबिस, उन्होंने नेशनल इनकम को फर्स्टली कैलकुलेट किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है। 1860 में फर्स्टली दादा भाई नौरोजी ने और 1949 में PC महालनोबिस ने। और एक ऐसा यूनियन है जिसके अंदर क्या एक ग्रुप है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करता है, वो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में इतना ही। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग, ये आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको ये नोट्स बनाने हैं, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।